हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च 2024 को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उसके पहले 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके कई मॉडल पेपर मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन मॉडल पेपर को ही तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 7 मार्च 2024 सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर जिसे यदि आप तैयार कर लोगे तो आप 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल आसानी से कर लोगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 100% इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर हो या अन्य विषयों का पेपर हो, सभी पेपर्स के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा बोर्ड की परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 825 AQ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर को आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला है निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा है निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित रहेगा? खंड आ और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कहाँ पर फिल करना होगा? OMR सीट पर भरना होगा, और जिसका नमूना मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक बार दोबारा से। OMR सीट का नमूना यहाँ पर कुछ इस प्रकार की होगी आपकी OMR सीट, और यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर फिल करना है। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको भरना है। कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला निर्देश है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, गोले भरने का सही और गलत तरीका क्या है, यहाँ पर OMR सीट में ही दर्शाया गया है। और यदि आपसे एक बात ये हो जाती है कि मान लीजिए पहले प्रश्न का आंसर सही था, ए वाला विकल्प, आपने ए वाला विकल्प नहीं काला किया, यानी ए वाला गोला आपने नहीं काला किया, जल्दबाजी में या गलती से आपने बी, सी या डी में से कोई एक गोला इस तरह से काला कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, या आपको याद आ गया कि ये क्या कर दिया मैंने, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है OMR सीट में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR सीट में उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आपने गलती से डी वाला गोला काला कर दिया, ए वाला सही था। अब आपने सोचा कि नहीं, ये मुझसे गलती हो गई, अब मैं इसको इस तरह से काट दूं, या इस पर इरेजर का प्रयोग कर दूं, या इसमें व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर दूं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर काट दिए जाएंगे।
जाएंगे। बिल्कुल आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना तो काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, और ना ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है, और ना ही आप इसको और इसको दोनों को भरेंगे। एक बार भर गया सो भर गया। इसलिए ओएमआर सीट को आप तभी भरिएगा जब आपको कंफर्म हो जाए कि पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, तीसरे या इस तरह से किसी और प्रश्न का उत्तर जो मैं भरने जा रहा हूं वही सही है। या आप ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हैं जब आपको कुछ भी नहीं आता है तब। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ओएमआर सीट को अच्छे से भरिएगा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया है ओएमआर सीट में ना तो किसी प्रकार की काटपीट करनी है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो पूरे पूरे 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। किसी भी कंडीशन में आपको व्हाइटनर आदि का प्रयोग ओएमआर सीट में बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही बोर्ड की परीक्षा का जो कॉपी का पहला पृष्ठ कवर होता है उसमें भी आपको काटपीट नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला निर्देश है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पर अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा। ये नहीं आपने ऐसे ही कॉपी में रख दिया और किसी भी हालत में यदि वो गिर गया तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तर पुस्तिका में आपको मानचित्र को मजबूती के साथ बांध देना है। और यहाँ पर अगला निर्देश है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये निर्देश हैं और इनका पालन आपको करना है बोर्ड परीक्षा में। अब बारी आती है खंड आ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ने की। यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं आप लोग तैयार कर लेना, 100% ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर ओएमआर सीट में भर देंगे तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला विकल्प काऊर, दूसरा विकल्प बिस्मार्क, तीसरा विकल्प मेतिसनी, चौथा विकल्प है मैटरनिख। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथा वाला विकल्प मैटरनिख। मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और 2024 में 100% की गारंटी है मेरी कि ये प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला है विकल्प 1788 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1790 ईस्वी में, तीसरा है 1787 ईस्वी में, चौथा है 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला है विकल्प सन 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में,
तीसरा विकल्प है 1886 ईस्वी में और चौथा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है सन 1919 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1924 ईस्वी में, तीसरा विकल्प 1929 ईस्वी में, चौथा विकल्प 1934 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में। और ये सभी प्रश्न मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी एक नोट्स बना लो और जितने भी मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आता हूं, इन सभी मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये 20 नंबर आप ओएमआर सीट में भरेंगे तो इनके पूरे पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते, बस आपकी ओएमआर सीट सही तरीके से और सही उत्तर भरे होने चाहिए। बाकी जो 50 अंक का वर्णनात्मक का भाग है इसमें तो नंबर कट जाते हैं, राइटिंग के कटेंगे या आप ज्यादातर काट पीट करेंगे तो उसके भी कटेंगे, लेकिन ओएमआर में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं यदि आपने सही तरीके से उत्तर भरे हैं और ओएमआर सीट को एकदम सही तरीके से भरा है। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रहे, आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाओ, रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड, चौथा विकल्प है चीन। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प झारखंड, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है बिहार, चौथा विकल्प है गुजरात। तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, काली मिट्टी किस फसल के लिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है या काली मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रश्न को याद करने की एक मैंने बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताई थी आप सभी को, आपने यदि वीडियो देखा होगा तो का से होता है कपास, का से कपास और का से काली मिट्टी। आप यहाँ पर छोटी सी ट्रिक या किसी माध्यम से याद कर सकते हैं, का से कपास यानी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? का से काली मिट्टी। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात राज्य में। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? विकल्प पहला है सन 2014 में, दूसरा 2013 में, तीसरा 2011 में, चौथा 2012 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीन इंडिया मिशन का आरंभ हुआ था सन 2014 ईस्वी में। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? पहला है विकल्प यहाँ पर चना, दूसरा विकल्प है मूंग, तीसरा विकल्प है ज्वार, चौथा विकल्प है मूंगफली। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ज्वार।
राइट आंसर क्या है? ज्वार जो है यह मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, यह जो फसल होती है। प्रश्न संख्या 9 है, आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, या तो सीढ़ीदार लिखा हो प्रश्न में या फिर लिखा हो सोपानी। आप लोग ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है, या निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। विकल्प इस प्रश्न के इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प हरियाणा, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प उत्तराखंड, चौथा विकल्प पंजाब। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रश्न के इस प्रकार से। पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा और चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, चलिए मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दूं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के परंपरागत परंपरागत स्रोत क्या होते हैं या साधन क्या होते हैं? तो वह स्रोत जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक बार दिए गए विकल्पों में से कोयला का प्रयोग एक बार हमने कर लिया, यानी उसको जला दिया, तो वह हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जलने के बाद उसका अस्तित्व जो होता है खत्म हो जाता है, यानी वह राख के रूप में बचता है, यानी दोबारा वह आप नहीं जला पाएंगे। दोबारा जलाने के लिए आपको दोबारा नया कोयला लेना पड़ेगा। तो ऊर्जा के वह स्रोत जो आप एक बार प्रयोग करते हैं और वह दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकते, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे जिनका हमने एक बार प्रयोग किया और उनका हम दोबारा भी प्रयोग करते हैं अगली बार। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सौर ऊर्जा, एक बार आप प्रयोग करते हैं, दोबारा अगले दिन आपको सौर ऊर्जा मिल जाती है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी आपको दोबारा प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कोयला एक बार आप जला देंगे तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको नया कोयला ही लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये धीरे धीरे विनाश होने की कगार पर हैं, यानी ये धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? पहला है विकल्प सूती वस्त्र, दूसरा है विकल्प मोटर गाड़ी उद्योग, तीसरा विकल्प है लोहा इस्पात और चौथा विकल्प है पेट्रो रसायन। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहे से ही सारी चीजें बनती हैं, चाहे मोटर गाड़ी हो या किसी भी चीज का निर्माण करना हो, सबसे आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन माना जाता है? पहला है विकल्प सड़क परिवहन, दूसरा विकल्प रेल परिवहन, तीसरा विकल्प पाइपलाइन, चौथा विकल्प वायु परिवहन। तो भारत में परिवहन का सबसे अच्छा साधन या भारत में कौन सा परिवहन का साधन सबसे प्रमुख साधन माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेल परिवहन। आप लोग ध्यान देंगे, रेल परिवहन को भारत का परिवहन का यानी भारत
का जो परिवहन साधन है उसमें प्रमुख स्थान है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प ईसाई, दूसरा विकल्प है तमिल, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है जर्मनी। तो श्रीलंका में दिए गए विकल्पों में से किस वर्ग के लोग अधिक हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक हुए हैं, यानी मिसप्रिंट हुए हैं। यहाँ पर एक विकल्प होना चाहिए था सिंघली। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंघली होना चाहिए था, ये विकल्प भी गलत है। यहाँ पर ईसाई, तमिल और सिंघली तीनों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिंघली इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन इन तीनों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? सिंघली। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंघली वर्गों की संख्या, यानी सिंघली वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से, यानी 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? पहला है विकल्प शिक्षा, दूसरा विकल्प कृषि, तीसरा विकल्प है पुलिस, चौथा है विकल्प रक्षा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मताधिकार की आयु, यानी मत देने, वोट देने का अधिकार किस आयु के युवकों को मिल जाता है? यहाँ पर पहला है विकल्प 20 वर्ष, दूसरा विकल्प है 25 वर्ष, तीसरा विकल्प है 18 वर्ष और चौथा विकल्प है 21 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 18 वर्ष। जब कोई युवक या युवती 18 वर्ष की हो जाती है तो वह अपना वोट डाल सकते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, वह अपना मत दे सकते हैं, वोट डालने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? पहला है विकल्प जनता, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र की बहुत ही सटीक परिभाषा अमेरिका के अब्राहम लिंकन जी ने दी है। क्या? हम लिंकन जी ने कहा है लोकतंत्र के विषय में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यहाँ पर लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत किसमें है? यानी लोकतंत्र में प्रमुख रूप से जनता होती है। तो यहाँ पर विकल्प सही होगा पहला, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है, यानी सारी चीजें जनता के ऊपर निर्भर हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला है विकल्प प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तृतीयक, यहाँ पर तृतीयक होगा, तृतीयक क्षेत्र, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र दिए गए विकल्पों में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में करेंसी यानी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? पहला है विकल्प पंजाब नेशनल बैंक को, दूसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तीसरा विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या चौथा है विकल्प स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को।
तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में करेंसी यानी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। और भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसे प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब आप 10 की नोट ले लें या 100 या 50 या 500 की नोट ले लें, आप वहां पर लिखा हुआ पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? पहला है विकल्प सेवा वस्तु, दूसरा विकल्प है उपभोग वस्तु, तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चौथा है विकल्प खाद्य पदार्थ। तो एगमार्क जो होता है यह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एगमार्क खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, आप लोग ध्यान देंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला है विकल्प 1 जनवरी 1993 में, दूसरा विकल्प 1 जनवरी 1995 में, तीसरा विकल्प 1 जनवरी 1990 में, चौथा विकल्प 1 जनवरी 1985 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। कौन सा प्रश्न? कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देखोगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे फर्स्ट टाइप के, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है प्रश्न, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अभ्रक की उपयोगिता बताइए तथा भारत में इसके दो प्रमुख उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 3, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 का अथवा है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड टाइप के, जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। और आप देखेंगे 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर ब्रेटेन वुड्स ट्विन यानी ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं? इसको समाप्त करने के दो उपाय बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? और प्रश्न संख्या 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों,
संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है आपको नाम भी लिखना होगा। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। इसी तरह के प्रश्न आएंगे 5, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तीसरा प्रश्न, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। और वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न आएंगे इसी तरह के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जब आप मॉडल पेपर ही तैयार कर लोगे तो आप 70 में 70 का स्कोर 100% क्लियर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।